गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आज इस समर वैकेशन की फर्स्ट क्लास जो कि साइंस की अपन ले रहे हैं, 10th एनसीईआरटी का जो सिलेबस उसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपन कोशिश करेंगे कि सबसे पहले अपन केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उनको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन फिजिक्स के चैप्टर देखेंगे और सबसे लास्ट के अंदर अपन जो है वो बायो के चैप्टर देखेंगे। आज अपने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि धातु और अधातु का है। आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी आपने खूब सारा पढ़ा होगा कि जो मेटल, नॉन मेटल और ये जो मेटालॉइड होते हैं ये सभी मूल रूप से देखा जाए तो एक्चुअली ये तत्व होते हैं। और आपने तत्व के बारे में यानी कि जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। यदि नहीं देखा तो आपको मैं बता दूं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सभी जो है वो एक ही प्रकार के परमाणु, इस बात का आप ध्यान रखें कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम एलिमेंट्स यानी कि तत्व कहते हैं। अब उन्हीं तत्वों के अंदर से आपका धातु भी है, उन्हीं तत्वों के अंदर से आपका अधातु भी है और उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप अपने मेटालॉइड कहते हैं। ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया और मेटालॉइड्स हो गए। तो ये सभी जो 3 चीज़ें मैंने बताई ये पूरे के पूरे आपके एलिमेंट्स होते हैं। अब उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर से अपन जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बारे में जो है वो आज देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि किसी भी तत्व हो, यौगिक हो या किसी पदार्थ की जो मूल संरचना होती है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होती है, वो किसी भी चीज़ की एटम होती है और उन्हीं एटम से इस दुनिया की सारे पदार्थों की जो बनावट जो होती है वो शुरू होती है और उन्हीं एटम्स के मिलने से आपके एलिमेंट्स बनते हैं, उन्हीं एटम के मिलने से आपके मेटल बन रहा है, उन्हीं एटम के मिलने से आपके नॉन मेटल भी बन रहे हैं और उन्हीं एटम के मिलने से जो है वो आपके मेटालॉइड्स बनते हैं। आज अपन जो बातें करेंगे वो सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुणधर्म है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जरा देखिए, अपने क्लास 9th के अंदर आपने खूब सारे जो है वो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। आपने देखा कि किस प्रकार तत्व जो होते हैं वो उनके गुणधर्मों के आधार पर जो है वो धातु और अधातु के अंदर इसको क्लासिफाई किया जाता है। अपने डेली लाइफ के अंदर भी हमने देखा कि धातु और अधातु के उपयोगों पर अपन विचार करते हैं कि मेटल जो होते हैं वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो अपने काम पर जो है वो यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ आपके विचार से कौन से ऐसे गुणधर्म रहेंगे जिन गुणधर्मों के आधार पर अपन धातु और अधातु को क्लासिफाई कर पाएंगे, इनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार ये गुणधर्म जो है वो इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है और हम इनके कुछ गुणधर्मों का जो विस्तार से आज इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो सबसे पहले अपन मेटल के देखेंगे। ध्यान दें, इन पदार्थों के कुछ जो भौतिक गुणधर्म हैं उसकी तुलना करके समूह में अलग करना सबसे आसान है और इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित यहाँ पर आपका जो क्रियाकलाप है इसकी सहायता लेंगे। आप देखिए, इसके अंदर जो अपनी एक्टिविटी 3.1 जो है इसमें कह रहा है कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के कुछ अपन नमूने लेंगे और प्रत्येक नमूना जो है उसको अपन देखेंगे कि वो नमूना जो है वो देखने के आधार पर कैसा दिखाई दे रहा है। आप उसको रेगमाल के कपड़े से जो रगड़ कर साफ करेंगे तो देखेंगे कि उस जो आपने मेटल अपने हाथ में है उसको रगड़ने पर उसका जो सरफेस दिखाई देता है वो सरफेस बिल्कुल आपको जो है वो चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी किसी भी मेटल जो है उसकी सरफेस हमेशा चमकती हुई दिखाई देगी। ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि उसमें चमकने का जो गुण है वो पाया जाता है। यहाँ पर कुछ जो मेटल्स के आपको नाम दे रखा है, जैसे कि आयरन देख पा रहे हैं आप, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आपका मैग्नीशियम है, सोडियम हो गया, लेड जिसको आप पीबी के द्वारा डिनोट करते हैं, जिंक हो गया। ये सारे जो मेटल्स हैं
इन सभी मेटल्स में से बहुत सारी मेटल्स आप ऐसे देखोगे जिसको ऊपर से यदि आप साफ करके देखोगे तो चमकती हुई दिखाई देगी, और इसी वजह से इसके यूजेज होते हैं। जैसे आप गोल्ड को देख पा रहे हैं, जैसे आप सिल्वर को देखते हो, तो इनका सभी का ऑर्नामेंट्स में जो यूज होता है, यूज होने में इसकी चमक भी एक मुख्य गुणधर्म जो है वो रखती है। तो आप देख पा रहे हैं कि अपने शुद्ध रूप में यदि आप देखें, प्योर रूप में, तो धातु की सतह जो होगी वो आपको चमकदार दिखाई देती है, यानी ये इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और धातु के इसी गुणधर्म को आप लोग क्या कहेंगे, धात्विक चमक बोलेंगे। यानी धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर यदि आप नोट कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि आप सभी जो है जब इस क्लास को देख पा रहे हैं, तो इसको देखने के साथ साथ में आपके पास में अपना रफ रजिस्टर या जो अपने साइंस का जो फेयर रजिस्टर लेके बैठे, और जो चीज़ें आपको नोट करवाई जा रही है या जो हाईलाइट करवाई जा रही है, उन हाईलाइट सभी चीज़ों को आप साथ साथ में लिखते जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। तो इसमें आपने पहले पढ़ा कि धातुओं के अंदर जो है वो धात्विक चमक पाई जाती है, यानी इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हो गई। चलिए अपन आगे चलते हैं। हाँ, यह है आपकी एक्टिविटी सेकंड जो है, इसको जरा ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं अपन। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से अपन यदि काटने का प्रयास करें, तो अपन देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी मेटल्स है जिनको अपन आसानी से चाकू की सहायता से काट नहीं सकते। जैसे जिस तरीके से अपना आयरन लगा हुआ है, उस आयरन को अपन चाकू से नहीं काट सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप मेटल्स होती है जिनको अपन चाकू से काट सकते हैं। और इसमें ये प्रयोग जो है, यदि अपन आयरन और कॉपर के साथ में या एल्यूमिनियम के साथ में करेंगे तो उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही चीज़ यदि अपन सोडियम के साथ में इस प्रैक्टिकल को दोहराए तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। ये भी हम बात करेंगे कि क्यों इनको काटा जा सकता है, जो आयरन है उनको अपन क्यों नहीं काट सकते हैं, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः किस तरीके से आपको मिलेगी, कठोर अवस्था में मिलेगी। ये दूसरा जो बिंदु है जो आपको नोट करना चाहिए कि अधिकतर जो धातुएं आपको मिलेगी वो सभी सामान्यतः कठोर में मिलेगी, यानी कि वो सॉलिड फेज में मिलेगी। सबसे पहला आपने जो गुण देखा कि धात्विक चमक का गुण, और दूसरा जो आपने देख रहे हैं कि सामान्यतः धातुएं कठोर मिलती है, और प्रत्येक धातु की कठोरता जो है वो अलग अलग होती है। क्लास 9th में आपने देखा होगा कि किसी चीज की सॉलिड होना, उसका लिक्विड होना और उसका गैस होना जिस किसी फेज में होता है, वो आपको बताया होगा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में इसका बॉन्ड जो है, इसका जो बंध बना हुआ है, वो बंध कितनी मजबूती के साथ में बना हुआ है, वही तय करता है कि आपका जो मेटल है, नॉन मेटल या मेटलॉइड जो भी है, वो किस तरीके की फेज में होगा, यानी कि वो लिक्विड में होगा या वो सॉलिड फेज में होगा या वो गैसी फेज में होगा। ये तय करता है कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो किस तरीके का बना हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपन की प्रत्येक धातु जो है उन सभी की कठोरता आपको अलग अलग दिखाई देगी। कोई बहुत ज़्यादा कठोर है, कोई उससे थोड़ी मुलायम है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुलायम है। जैसे आप सोडियम और पोटेशियम को देखोगे तो वो इतनी मुलायम है कि उसको चाकू से काट सकते हैं अपन। ये बात थी। इसके साथ ही साथ अपन देखेंगे कि जो धातुएं होती है, उन अधिकांश धातुओं को यदि आप ऊपर से किसी हथौड़े से उस पर आघात करेंगे, यानी उसको पीटेंगे, तो लिखा कि कुछ धातुओं को पीटकर और पतली चादर का जो रूप है वो आप दे सकते हैं, और इसी गुणधर्म को धातुओं का जो है वो आघात वर्धनीयता का गुण। आप इस वर्ड्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किसी भी मेटल के ऊपर जब आघात किया जाए, आघात करने का मतलब है उसको पीटना। जब किसी भी मेटल को पीटा जाएगा तो वो वर्धनीयता, यानी कि मतलब उसमें आकार के अंदर उसकी वृद्धि होगी, यानी कि पीटने पर किसी भी तत्व के आकार में वृद्धि होती है, तो वो धातुओं में अपन देख पाते हैं। और धातुओं के इसी गुणधर्म को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। ये बात भी आप नोट करें कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। यानी सोना और चांदी जो है, जब सोनार जो है उसको जब पीटते हैं तो पीटने पर आप जिस रूप में भी उसको डालना चाहते हैं उस रूप में डाल सकते हैं। और ये धातुओं का आघात वर्धनीयता का जो गुण है वो यहाँ पर मेटल्स में काम आता है। यानी आगे आपने पहले पढ़ा कि धातुओं के जो प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज में से उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको किस काम में लगाया जाएगा, ये तय करता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज।
क्योंकि जिस तरीके से ये ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं वो सोना और चांदी से बनाए जाते हैं। हमने इसको सल्फर को यूज नहीं किया, हमने किसी और जो है नॉन मेटल को वहां पर यूज नहीं किया, क्योंकि वहां पर आघात वर्धीनता का जो गुण है वो नहीं पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी एलिमेंट्स के जिसकी उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर उसके यूज जो है उसके उपयोग तय होता है। तो हमने दूसरी चीज पढ़ी, धात्विक चमक के साथ साथ में अपने आघात वर्धनीयता का गुण पढ़ा, यानी कि उसको पीट कर उसके शेप और साइज के अंदर जो है वो चेंज किया जा सकता है। आप यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज देख पा रहे हैं कि जो धातु होती है उन धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास में ये जो बोर्ड का पेन है, मान लीजिए ये कोई गोल्ड से बना हुआ है या फिर सिल्वर से बना हुआ है, और आप इसको गर्म करके इसका एक खींच कर एक वायर बना सकते हैं, एक तार बना सकते हैं। तो किसी भी मेटल को यदि खींच के उसका तार बनाया जा रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि उसमें तन्यता का गुण है। और इसी तन्यता का गुण जो है वो सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। यानी गोल्ड एक ऐसी आपकी मेटल है जिसको आप बहुत ज्यादा खींच कर और एक लंबा सा तार बना सकते हैं। ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मात्र 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच के बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? 1 ग्राम जो आपका सोना ले और उसको गर्म करके यदि उसको तार के रूप में खींचा जाए तो 1 ग्राम मात्र सोने से आप 2 किलोमीटर का लंबा तार बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की ये गोल्ड जो है वो एक ऐसी मेटल है जिसके अंदर तन्यता का जो गुण है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। आघात वर्धीयता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के आकार दिए जा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से गोल्ड स्मिथ जो होता है वो सोने और चांदी को विभिन्न आकार जो है वो देने का काम करते हैं। यानी यदि उसके अंदर इस तन्यता का गुण और आघात वर्धीयता का गुण नहीं होता तो गोल्ड स्मिथ जो है वो इसको जिस अपने मनसाय तरीके से जो है वो उसको आकार नहीं दे पाता। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए अपन एक एक्टिविटी करेंगे कि जिस बर्तनों के अंदर खाना पकाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस बर्तन के नीचे बर्नर के अंदर जो आग आपकी जल रही है, यदि वो आग जिससे उसको हीट मिल रही है, उष्मा मिल रही है, और उसी उष्मा के उस बर्तन के थ्रू जो अनाज आपका जो भी सब्जी जो पक रही है उस बर्तन के अंदर, यदि उसको हीट मिल रही है, उसको उष्मा मिल रही है, तो तब संभव हो पाएगा कि आपके अंदर जो आपने बर्तन को जो यूज किया है वो बर्तन सही है। यदि मैं कहूँ कि जिस बर्तन के अंदर आपकी खाना पकाया जा रहा है, यदि वो जो हीट उसको नीचे से दी जा रही है, यदि वो हीट उस सब्जी तक नहीं पहुंचे जो पकने वाली सब्जी है, तो वो बर्तन जो है वो कोई काम का नहीं है। तो ये तय करता है कि आपने किस मेटल का जो बर्तन यूज किया। जिस तरीके से हमने ये देखा कि एक जो सुनार होता है वो किस मेटल का यूज करके और किस तरीके से जो है वो ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि आप जिस किसी भी एलिमेंट्स का यूज कर रहे हो वो एलिमेंट्स डिपेंड करता है कि उसकी प्रवृत्ति जो है, उसकी प्रकृति जो है वो कैसी है, और उसी प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर ही उसका जो है वो उपयोग तय होता है। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, और इस डायग्राम के अंदर आपको बताया गया है कि ये जो स्टैंड आपका लगा रखा है, और उस स्टैंड के नीचे या जो आपका बर्नर जो है, इस बर्नर की सहायता से इसको क्या दी जा रही है, इसको हीट दी जा रही है, और यहाँ पर एक धातु का तार लगा हुआ है। समझने वाली बात है कि यदि आप बर्तन का जो यूज करते हैं वो किस टाइप के मेटल्स का करेंगे, यानी मेटल्स का करेंगे, नॉन मेटल्स का करेंगे या मेटालॉइड्स का करेंगे, ये बात तय कर देगी, ये प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये बात तय कर देगी कि आपको जो मेटल्स का यूज किया जाता है वो खाना पकाने के बर्तनों में क्यों किया जाता है। तो जरा ध्यान दे, जैसे ही इस बर्नर के थ्रू इसको जो हीट मिल रही है, अब हीट यहाँ पे मिल रही है, मान लीजिए ए बिंदु पर उसको हीट मिल रही है, और तार का खुला सिरा जिसके ऊपर एक पिन की सहायता से जो बॉम्ब लगाई गई, यानी इसके बीच की डिस्टेंस काफी है। यहाँ का बिंदु बी मान के चले और ये ए बिंदु मान के चले, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ए बिंदु पर जो है वो उसको हीट दी जा रही है, और इस हीट के थ्रू
बी बिंदु पर जो आपकी मोम है जो पहले से चिपकी हुई है, लेकिन जैसे जैसे इसको हीट दी गई और कुछ टाइम जब बीतता है तो उस टाइम के साथ ही साथ ये मोम जो है वो पिघल कर नीचे गिर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तय करती है कि जो छड़, ये जो तार आपने यूज किया है वो मेटल का तार था, इसको यहाँ से आपने उष्मा दी और उस उष्मा का क्या होता है, यहाँ पर स्थानांतरण होता है, और उस उष्मा के स्थानांतरण से ही आपका बी बिंदु जो है वो गर्म हो जाता है, और वो बी बिंदु गर्म होने के साथ में जो मोम आपने पिन की सहायता से उसको पिन अप कर रखा था वो पिघल कर नीचे गिर जाती है। इसका मतलब ये प्रैक्टिकल इस बात को तय करता है कि उष्मा जो है वो उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, यानी कि मेटल्स के अंदर जो है उस उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बर्तन का यूज करेंगे उसमें भी आप चूल्हे के ऊपर या गैस पर आप उसका हीट दोगे, इसका मतलब है कि सब्जी जो आपके उस बर्तन के अंदर जो पक रही है उसको आसानी से उष्मा मिल जाएगी और वो खाना जो आप पका रहे हैं वो आराम से पक जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि धातुएं जो होती